इनसे बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है। डॉक्टर संदीप, मैं जरा एक चीज आपसे समझ लूं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली, और इसलिए ये जा रहा है कि ये कोई लिखित वो नहीं होता है। सरकार किसको ज्यादा ढील देनी है, किसको कड़ाई करनी है, सरकार डिसाइड करती है। यहां पे ऐसा लगता है कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को हो जाए, ठीक से होता चले, इसके लिए ढील दी है। ये क्यों ढील दी है, उसमें ऐसा लगता है कि उनकी जो सरकार के अपने कुकर्म हैं, वो चाहे राम मंदिर की डकैती, लूट, जो छिनताई, जो सब तरह के उसमें अपराध हुए हैं, उससे ध्यान हटाना है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी से ध्यान हटाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का वहां खड़ा कर दो और उसको हवा देते रहो, क्योंकि अदरवाइज यहां पे जगह नहीं मिलती है। एक दूसरा, मैं ये जो प्रकाश भाई साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उस बात से हूं कि सोनम वांगचुक साहब बिल्कुल ठीक है। उनको जैसे लोग अन्ना हजारे को करके घुमा फिरा के यहां ले आए थे, वैसे उनको ये लेके आए हैं। और उन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं, वो बयान आप देख लीजिएगा, 10 मिनट 41 सेकंड से 11 मिनट 5 सेकंड का सौरभ द्विवेदी का इंडियन एक्सप्रेस का जो है, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको विवश किया गया। एलजी, जो सक्सेना जी पहले दिल्ली के एलजी थे, जो अब लद्दाख के एलजी है, उनके द्वारा इन लोगों से बात करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने बात किया तो ये हुआ है, लेकिन अगर ये कुछ राजनीतिक बात करेंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, ये भी वो कह रहे हैं। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक साहब का आज वो केवल इस बात पे अड़े हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। सोनम वांगचुक के और इनके पिताजी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है लेह लद्दाख के उन ट्राइबल्स के लिए जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके पिताजी ने भी लड़ी 1984 में। उन्होंने एक लंबा हंगर स्ट्राइक की, हंगर फास्ट किया, उसको इंदिरा गांधी ने जाके तोड़वाया था, उनकी मांगे मानी थी। अब ये उसी बात को आगे ले जा रहा है। मैं थोड़ा एक चीज और समझना चाहता हूं कि जब सोनम वांगचुक आते हैं दिल्ली और कहते हैं कि मुझे लद्दाख के लिए फास्ट करना, तो उनको परमिशन नहीं दी जाती है जंतर मंतर पे। लेकिन वही सोनम वांगचुक जब कॉकरोच जनता पार्टी के उस पे आते हैं, तब उनको परमिशन मिल जा, मतलब तब वो वहां बैठ के फास्ट कर रहे हैं। यही सोनम वांगचुक 21 दिन का फास्ट किए थे लद्दाख में। फिर उसी साल, ये 2024 में, अगर मैं गलत नहीं, 2024 में ही अक्टूबर महीने में आके इन्होंने लद्दाख, इनको परमिशन नहीं मिली तो ये लद्दाख हाउस में अरेस्ट करके इन्होंने वहां पे 15-16 दिन का फास्टिंग की थी। गृह मंत्रालय ने कहा था आपकी सब वो माना जाएगा, लेकिन न 6 शेड्यूल माना गया, न स्टेटहुड हुआ, न कुछ हुआ। लेकिन जो भी है, तो क्या ये सरकार सेलेक्ट करेगी कि किस इशू पे सोनम वांगचुक को यहां करने दिया जाएगा, किस इशू पे नहीं करने दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो भी कहें, लद्दाख का इशू भी कोई इससे कम नहीं, मैं उसको ज्यादा बड़ा इशू मानता हूं, क्योंकि लद्दाख लंबे समय से एक समस्याओं से जूझ रहा है। तो मैं लार्जर उसमें जरा समझना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के, अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो दिपके जी हैं, ये आम आदमी पार्टी के अभी तक हैं भाई। ये इंप्रेशन दिया जाता था ये आम आदमी पार्टी से गुस्सा हो गए थे, छोड़िए, नहीं, ये अभी तक है। अभी तक ये आम आदमी पार्टी के सारे ट्वीट करते रहते थे। जरा इस पे डॉक्टर संदीप, लार्जर वो आप कैसे समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और इसमें अगर लेफ्ट के लोग वहां बच्चे ना होते तो ये शायद आंदोलन पिछले 10, 15, 20, 25 दिन भी नहीं चलता, शुरू में ही टूट जाता। लेकिन लेफ्ट के जो आयसा और एसएफआई, इन सब के बच्चों ने आके वहां उसको संभाला हुआ है। डॉक्टर संदीप जी, देखिए, जो मेरी समझ है इस मुद्दे पे, उसको मैं स्पष्ट और बेबाक ढंग से पहले तो रखूंगा, और इसको मैं बताता चलूं कि जो रवैया सोनम वांगचुक ने देश के विपक्ष के दलों के प्रति अपनाया ना, वो बहुत ही निंदनीय था। खास करके जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो जो उनकी समझ थी, जो उनका स्टैंड था, वो बहुत ही, मुझे नहीं लगता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही मतलब क्लियर नहीं था। और जब उन्होंने वहां पे हंगर स्ट्राइक की लेह में गया हुआ हूँ, और मैंने देखा है कि लेह में जब वो स्ट्राइक कर रहे थे स्टेटहुड के लिए, अभी हाल ही में इस सरकार ने उनको लेह और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि खूब खुलेआम लूट मचेगी और स्टेट के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सोनम वांगचुक साहब ने वहां पे लीड ली, भूख हड़ताल की, लंबा चला, फिर उसके बाद उन्होंने मार्च किया, यहाँ आए, गिरफ्तार हो गए, जेल में रहे, बड़े दिन बाद उसके बाद छूटे हैं। धीरे धीरे इनका मोह तो भंग हुआ है,
लेकिन पूरी तरह से इनका मोह भंग इस सत्ताधारी दल से नहीं हुआ था। ये भी एक सच्चाई है। ये जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो इनको लगता था कि हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा और उस सपोर्ट से हम आ, जो है पूरे भारत में एक बहुत ही पॉपुलर धड़ा बन जाएंगे और ऐसे हम अपना रास्ता बना लेंगे। अभिजीत दीपके जिन्होंने अपनी पार्टी, एक ऑनलाइन पार्टी है ये काकरोच जनता पार्टी। अच्छा, ये पूरा मामला फिर से हमको याद करने की जरूरत है कि एक वकील था, उसकी सुनवाई थी, उसकी सीनियर एडवोकेट नहीं बनाया जा रहा था, उस पर वो आदमी गया था कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि कुछ युवा हैं जो आरटीआई एक्टिविज्म, सोशल एक्टिविज्म के नाम पर काकरोच की तरह हरकतें करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और वो पैरासाइट की तरह है। तो ये बात स्पष्ट ढंग से समझने की जरूरत है कि उसके बाद ये जो वर्ड था ना लोगों को चुभा, काकरोच और पैरासाइट, दो शब्द उन्होंने यूज किए थे। अभिजीत दीपके ने लोगों के सेंटिमेंट्स को मतलब समझते हुए, अमेरिका के बोस्टन में रहते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई करते हैं, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा वाले इलाके से आते हैं, औरंगाबाद से, जो संभाजी नगर हो गया है। अभिजीत दीपके ने बना ली अपनी पार्टी, लोग जुड़ते गए और 20 मिलियन इनके इंस्टाग्राम पे बीजेपी को भी पार करते हुए फॉलोअर्स हो गए धड़ाधड़। तो ये बताता है कि लोगों में गुस्सा था, दुख था, खेद था, सब कुछ था। अब रही बात जब ये प्रोटेस्ट करने आए तो एक्चुअली सरकार ने इन लोगों को सहमति इसलिए दी, ये आपकी बात एकदम सही है कि आज के समय में अगर विपक्ष के दल अपना प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति मांगते हैं जंतर मंतर पे तो उनको नहीं मिलेगी। जबकि पूरी जो एक तरह से की जाए, कहा जाए, मेहनत की जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये मेहनत नाकाफी लगती है, लेकिन जो विपक्ष के दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो रीजनल पार्टी जो समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो या तमाम तरह की पार्टियां हो, अपने स्पेस में हर तरह से दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी की पार्टी को कैसे तोड़ा गया है। ये पूरे इतिहास में एक अनोखी घटना हो गई। अभी परसों पहले ईडी की छापा पड़ता है, ईडी का मदन मित्रा के यहाँ, और अगले दिन वो टीएमसी को गाली देते हुए जो बीजेपी समर्थित टीएमसी है उसमें शामिल हो जाते हैं। कल ही एक कोयल मलिक जो उनकी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोनम वांगचुक, जिनके पिता, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि 84 में उन्होंने एक्चुअली पूरे ले के लोगों के लिए एसटी स्टेटस की मांग की थी, उसके लिए अनशन किया था और बाद में उनकी मांगों को मान लिया गया था। वो लंबी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन सोनम वांगचुक की समझ में कमी है, इस बात को भी समझना है। सोनम वांगचुक को अगर समझ होती तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उमर खालिद 5 सालों से बिना ट्रायल के जेल में पड़ा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के जो जितने भी विपक्ष के दल हैं, अभी राहुल गांधी ने उत्तराखंड में परमिशन मांगी, उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई, फिर दोबारा हो रही है, जहां वो मांगते हैं नहीं मिलती है। और जिस तरह से लोकतंत्र का दमन होना उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि विपक्ष के दल क्या पूरी तरह से करप्ट है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, अभिजीत दीपके जब कह रहे थे शुरू में कि हम तो ये हमारा आंदोलन अराजनैतिक है। अराजनैतिक कैसे हो सकता है? कुछ भी इस देश में हम सांस भी ले रहे हैं वो भी राजनैतिक है, और राजनैतिक कैसे हो सकता है? तो इन लोगों का एक अहंकार था। फिर बाद में जब ये टूटने लगा तो ये विपक्ष के लोगों की तरफ से सपोर्ट मांगने लगे। ठीक है, मांगने लगे, ये बहुत ही नोबल काज है और किसी एक व्यक्ति का काज नहीं है। हम, मेरा काज भी है, आपका भी काज है। अगर न्याय की स्थापना होगी इस देश में, सच्चाई की, ट्रुथ की स्थापना होगी, मानवता की स्थापना होगी, तो हम सभी के लिए काम आएगा। किसी एक की इस पे कोई मोनोपोली नहीं है, ना ही किसी का कब्जा है। तो वो भी इसी सिस्टम से लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, तो लोगों का तो मन बदल रहा है। लेकिन इन लोगों के मन में जो विकार था, उसको, अपने मन को निर्मल करना है, चित्त को निर्मल करना है विपक्ष के खिलाफ। बहुत गड़बड़ियां हैं इनमें, कोई मेच्योरिटी नहीं है। और मैं कोई क्या कहते हैं, मैं कोई बायस की इससे नहीं बोल रहा हूँ। जो इन लोगों ने इमेच्योरिटीज दिखाई हैं, उससे लगता नहीं है कि ये लोग लंबे समय तक कुछ कर पाएंगे। और वैसे भी ये पूरी कमाई जो है विपक्ष की है। विपक्ष ने पूरी ईमानदारी से हर मुद्दे पे जितना वो कर सकता है कर रहा है, और उसमें ये लोग आए हैं तो मिलके इनको समझना है कि किसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसमें आप कैसे छोड़ सकते हैं राहुल गांधी को, कैसे छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव को? आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए ना राहुल गांधी से, आप क्यों बात करते हो? फिर भी कांग्रेस ने अंत में बड़ा दिल दिखाते हुए सोन खेड़ा को भेजा है, हर पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को भेजा है। समाजवादी पार्टी से श्रीमती डिम्पल यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी गई थी, धर्मेंद्र यादव गए थे, और बाकी सारे लोग जा रहे हैं। अभी कल परसों अरविंद केजरीवाल गए। तो अरविंद केजरीवाल जो मॉडल की पॉलिटिक्स है, वो भी बहुत ही खराब है, गड़बड़ है।
क्योंकि जो उनका मॉडल था, याद रखिएगा कि हम हर चीज को टोटलिटी में देखते हैं। मुझे याद है वो 2020 का दिल्ली का दंगा, जब आम आदमी पार्टी जो है ना वो सत्ता में थी और उस दंगा को कराया गया, बीजेपी के लोग करा रहे थे, 3 से 4 लोग करा रहे थे और आम आदमी पार्टी उसमें मूक दर्शक बनी हुई थी। इसलिए क्योंकि सत्ता उसको साफ हिंदुत्व चलना था, साफ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी थी। कोई भी पॉलिटिक्स करिए अपराधियों के सामने आप बाहर हो जाएंगे, बाहर हो गए हैं। अब वो अपना दुश्मन कांग्रेस को समझ रहा है। अद्भुत विचित्र स्थिति है। यही हाल ममता बनर्जी का था। तो कुल मिला के दिक्कत ये है कि लोगों को इस बात को समझना है कि यहाँ अपने पेटी इंटरेस्ट पॉलिटिकल गेम्स को नहीं देखना है। आपको देखना है कि कैसे ये लोग जो संविधान विरोधी हैं, जो मानवता विरोधी हैं, जो न्याय विरोधी हैं, जो प्रगति विरोधी हैं, जो देश में सच्चाई की स्थापना के विरोधी हैं, उनका विरोध करते हुए कैसे आप पहले देश में एक सिस्टम डेवलप करें, एक ऐसी सरकार लाएं, फिर बाद में कोई भी सरकार क्या लोकतंत्र के स्पेस को हड़प लेगी? इतनी असुरक्षा क्यों है? आप क्यों कहते हो कि अराजनैतिक है, फिर कहते हो कि हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? तो ये आप वो लोग जो अभिजीत दिक्के से, सोनम वांगचुक से पॉलिटिकल मेच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। मैंने बताया कि सोनम वांगचुक ने क्या क्या गड़बड़ियां की। सोनम वांगचुक अगर इतने मानवतावादी थे, इतने बेहतरीन थे, तो उनको भारत जोड़ो यात्रा में ही जोड़ना था। किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। अभी फिलहाल कोई पार्टी का होना कोई खास मायने नहीं रखता है। आप विपक्ष के हो, पहले आप इस देश में संविधान को बचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। देश की जो इकोनॉमिक दुर्दशा है, मैं आपको बताता चलूं कि ट्रंप कह रहा है कि 100% टैरिफ लगाऊंगा। एक बदतमीज आदमी 100% टैरिफ लगाएगा, इन लोगों के मुंह नहीं खुल पा रहे हैं। टैरिफ पर टैरिफ लगाता गया, हालत खराब कर दी उसने भारत की इकोनॉमी की। और मुझ में लगातार लड़ाई पर लड़ाई चल रही है। पता नहीं क्या भविष्य होगा। 120 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। बेआई से कोई सवाल नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते सोनम वांगचुक? क्यों नहीं पूछते हैं अभिजीत दीप के? खाली बस एक इस्तीफा से क्या देश में खुशहाली आ जाएगी? हर मुद्दा जो आम जनता को, हर आदमी को प्रभावित करता है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये पूरा विपक्ष का मुद्दा है और इसमें ये लोग भी शेयर होल्डर बने हैं। स्वागत है इनका, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मैं इस पूरे मुद्दे को, चूंकि आपने कहा कि आप समझना चाहते हैं, मैं कोई विशेषज्ञ, कोई भी विशेषज्ञ नहीं इस धरती पे, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं। ये मेरी समझ है और मैं इसको जो देख रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि सबको मिलके और पहले उन लोगों को जो सबसे बड़े, अब ये बताइए कि एक व्यक्ति जो कहता था कि मगरमच्छ के पीठ पे बैठ के वो स्कूल जाता था, जो कहता था कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो पोस्ट ग्रेजुएट है, अब ये इस पे कोई सवाल नहीं पूछता है। इस देश में एक ही राष्ट्रीय व्यापारी है, राष्ट्रीय व्यापारी है अडानी। साइलो उसका है, पोर्ट उसका है, एयरपोर्ट उसका है, सड़कें उसकी है, गंगा एक्सप्रेस वे उसका है। अब बताइए ना कि क्या नहीं है उसका? पूरा देश उसका है। तो ऐसे में व्यापार कैसे पनपेगा? देश की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना भारत के साथ था। डेन जियाओपिंग के जमाने में चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। पूरी दुनिया का 29 से 30% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन करता है। भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? इन्होंने स्किल इंडिया की उसकी बात की, कुछ नहीं करवा पाए। भारत तबाही की तरफ है। और कंक्लूड करिएगा। एक मिनट में, भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है और इसीलिए ये लोग जो कर रहे हैं इनको विपक्ष के साथ मिलके विरोध करना चाहिए। और कोई विपक्ष के खिलाफ कोई इल विल अगर ये रखते हैं तो ये बहुत ही छोटे लोग।